नमस्कार मित्रजनों, आज की चर्चा की शुरुआत हम एक कहानी से शुरू करते हैं। यह कहानी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य स्थापित होने के बाद की है। यह कुछ इस प्रकार से है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। उसके बाद अमात्य राक्षस जो नंद वंश के सबसे प्रमुख मंत्री थे, वो नंद वंश के बहुत वफादार भी थे। अपनी स्वामी भक्ति के कारण वे चंद्रगुप्त मौर्य से बदला लेना चाहते थे और उन्हें मार देना चाहते थे। तो यह काम करने के लिए वो लगातार प्रपंच करते रहते थे और लगातार षड्यंत्र रचते रहते थे। कई प्रकार के षड्यंत्रों को आचार्य चाणक्य ने विफल किया अपनी नीतियों से, अपनी दूरदृष्टि से। उन्हें पहले ही समझकर, जैसा कि मैंने बताया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उनकी साइकोलॉजी को पहले ही समझकर उन्होंने उन सभी जो आक्रमण उनके ऊपर हुए, जो षड्यंत्र, जो प्रपंच रचे गए, उन सभी को विफल कर दिया। और आचार्य चाणक्य ने यह भी समझा कि लगातार बचाव की मुद्रा में रहने से कभी ना कभी अमात्य राक्षस सफल हो ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने थोड़ा आगे की रणनीति के बारे में सोचा और उन्होंने अपने एक जासूस जीव सिद्धि को उनके खेमे में भेजा। जीव सिद्धि के पास कई तरह की सिद्धियां थी, मतलब आप ये कह लीजिए कई तरह की स्किल्स थी। मतलब जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में निपुण थे, वे कुछ जादू दिखाने में माहिर थे और उसके अलावा और भी उनके पास कुछ गुण थे। तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्दी अमात्य राक्षस के प्रमुख लोगों में जगह बना ली और जिससे वो आचार्य चाणक्य को अमात्य राक्षस के पल पल की खबर देते थे। मतलब वो अब क्या अगला कदम क्या उठाने वाले हैं, इस तरीके से वो खबर देते थे। तो जो जीव सिद्धि का प्रभाव इतना अधिक था अमात्य राक्षस पर कि अमात्य राक्षस ने अपनी एक योजना को उनके कहने से उसको लागू नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो जीव सिद्धि का इतना प्रभाव था। जीव सिद्धि ने आचार्य चाणक्य और अमात्य राक्षस के बीच में एक मीटिंग, सभा आयोजन कराने का विचार किया। उन्होंने अमात्य राक्षस को इसके लिए तैयार किया। उन्होंने आचार्य चाणक्य को संदेश भेजा और जब तक सभा नहीं हुई थी तब तक जीव सिद्धि का राज किसी को नहीं पता था। मतलब अमात्य राक्षस के खेमे में किसी को नहीं पता था। जैसे ही यह सभा होती है, उन दोनों के बीच की जो मीटिंग शुरू होती है, जीव सिद्धि अपना राज खोल देते हैं। कि ये उनकी पूरी प्लानिंग में था। आचार्य चाणक्य और जीव सिद्धि की यह उनकी योजना में था। तो जीव सिद्धि जब अपना राज खोल देते हैं और उसके बाद अमात्य राक्षस को आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि आप जिस वंश के लिए अभी काम कर रहे हैं, जिस वंश का बदला लेने के लिए अभी आप जो प्रयासरत हैं, वह ख़त्म हो चुका है और उसकी जो महत्वता है इस भारतवर्ष के लिए वो अब नहीं है। अभी जो भारतवर्ष में सबसे ताकतवर साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य है। मगध पर वो राज कर रहा है और यह भारत का सबसे ताकतवर साम्राज्य है। हम चाहें तो मिलकर के अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं और अखंड भारत के निर्माण से हमें यह लक्ष्य प्राप्त होगा कि हम भारत की जो सुरक्षा है वो अगले कई सैकड़ों सालों तक हम सुनिश्चित कर देंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आचार्य चाणक्य के समय में, जब उनका शुरुआती समय था, जब वो चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे थे, उस समय में सिकंदर का आक्रमण हो चुका था भारत पर। और सिकंदर के आक्रमण के बाद, मतलब जो सिकंदर जब यहाँ से वापस जा रहा था, भारत की भूमि से वापस जा रहा था, जब उसने कुछ क्षेत्र जीत लिए थे यहाँ के, जो आज का पाकिस्तान है, सिंध है, जो इतना क्षेत्र उसने जीत लिया था। तो यह जीत करके जब वो वापस जा रहा था तो उसकी वहाँ पहुँचते मृत्यु हो गई। जो जहाँ वो रोम का निवासी, बेबीलोन का निवासी था, वहाँ पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। तो उसके बाद जो उसका सबसे काबिल सेनापति था, जो योग्य सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, उसके हाथ में सेना की कमान आई और वह इसी ताक में था कि कब क्या कहते हैं कि ये लोग कमज़ोर पड़े, भारतीय कमज़ोर पड़े और हम भारत पर फिर से आक्रमण करें और हम भारत पर जो रोमन साम्राज्य उसका परचम लहरा दें।
तो इसलिए आचार्य चाणक्य ने अमात्य राक्षस को समझाया कि भारत के सामने अभी बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। सिकंदर नहीं था, लेकिन सिकंदर की सेना थी। सिकंदर के साथ लड़ने वाला सेल्यूकस निकेटर था। तो उन्होंने इस प्रकार से अमात्य राक्षस को मनाने में सफल हुए कि हम आने वाले खतरों का मिलकर ही सामना कर सकते हैं। और अमात्य राक्षस को अपनी जो जैसे कहते हैं कि अपना जो मंत्रालय था या उनकी जो मंत्रियों की जो समिति थी उसमें शामिल कर लिया, और सबसे प्रमुख ओहदा उन्होंने अमात्य राक्षस को दिया। मैं अमात्य राक्षस के बारे में बता दूं कि अमात्य राक्षस के बारे में जो भी वर्णन है वो दूसरी वीडियो में है। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की सीरीज़ की दूसरी वीडियो में अमात्य राक्षस का वर्णन है। आप कृपया जाकर के इसको देखिए अगर नहीं देखा है तो, कि उनका नाम राक्षस क्यों है और उसके पीछे ही कहानी क्या है, मतलब ये आपको उसमें समझ में आएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे कि आज तो हमने कहानी से शुरुआत की, लेकिन हमारा जो आज का मुख्य विषय है वह है ब्रिटिश समय में किस प्रकार से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इम्प्लीमेंट हुआ या लागू हुआ, जो उन्होंने किया किस तरीके से किया। देखिए, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तो भारत में आकर के उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मान के चलिए, एक साधारण धोती पहनने वाला व्यक्ति ये बता देता है कि आज से आने वाले 15 साल बाद चंद्रग्रहण कब होगा, सूर्यग्रहण कब होगा, बिना किसी उपकरण के, और वो बिल्कुल एक्यूरेट निकलता है। तो वो तो किसी भी जो बाहर का व्यक्ति है, जो विदेश का व्यक्ति है, उसके लिए आश्चर्य की बात तो होगी। तो वो उसके पीछे का कारण जानने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति हो, जब उसके मतलब ये उस व्यक्ति ने कैसे किया, ऐसा क्या ज्ञान है उसके पास कि उसने लाखों करोड़ों मतलब लाखों किलोमीटर दूर बैठे चंद्रमा और करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित सूर्य और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी कब एक लाइन में आएंगे, और वो उस एक पंक्ति में आने की वजह से जो चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण जो भी होगा, वह परिस्थिति कब आएगी, वह समय कब आएगा। ये खगोलीय गणना ऐसी इतनी एक्यूरेट कैसे की, वो भी केवल कुछ क्या कहते हैं गणित के आधार पे, जो हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में दिया हुआ उसके आधार। तो उन्होंने इसके मतलब ऐसे ज्ञान के पीछे का कारण जानने का प्रयास किया। उन्होंने, आपने जाना होगा कि पढ़ा भी होगा, जब आपने इतिहास पढ़ा होगा स्कूल टाइम में या फिर आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में, तो कभी भी मतलब जब जैसे आप इतिहास का कभी अध्ययन करोगे तो आप को ये जानने को मिलेगा कि जो अंग्रेजी इतिहासकार थे, उन्होंने भारत का इतिहास बहुत डिटेल में खोजने का प्रयास किया था। उन्होंने अंग्रेज़ों ने भारत का जो सभ्यता थी उसको जानने का बहुत प्रयास किया था। भारतीय खुद अपनी सभ्यता के बारे में इतना नहीं जानते थे और ना ही इतना रुचि रखते थे जानने के बारे में, लेकिन अंग्रेज रखते थे रुचि। और अंग्रेज़ों ने एक काम यह अच्छा किया कि उन्होंने भारतीय सभ्यता को मतलब जैसे कहते हैं कि अशोक के बारे में एक अंग्रेज इतिहासकार ही उसके बारे में सामने लाया था। ऐसी कई सारी चीज़ें थीं, और जैसे कि अंग्रेज़ों के ही एक कार्य के कारण हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वह पूरी दुनिया के सामने आई, जिससे मतलब वैज्ञानिक रूप से हम साबित होते हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। और भी कई ऐसे प्रमाण थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जो कुछ भी अध्ययन किया, जो कुछ भी उन्होंने इतिहास में खोजा, वह सब कुछ उन्होंने अपने उपयोग के लिए खोजा। किस प्रकार से कि उन्होंने उस सब का ही यूज़ इंडिया के अगेंस्ट किया। आप एक बात समझिए कि है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड कहने का मतलब है कि जो यूरोपीय देश हैं और अमेरिकी देश हैं, तो वहाँ पर जो हम आविष्कारों के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम 11वीं कक्षा में आते हैं, आज भी हमारे देश में मैकाले की जो शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, उसी शिक्षा पद्धति से हमारी शिक्षा चलती आ रही है। तो हम देखते हैं कि आज भी हम ये पढ़ते हैं कि यूरोपियों ने जो आविष्कार किए, उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए, वही सिद्धांत हम पढ़ते आ रहे हैं। और क्या कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि उसके अलावा और कहीं भी दुनिया में आविष्कार नहीं हुए, है ना। और भी दुनिया में कहीं ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ, है ना। जबकि मानव तो लगभग आज के टाइम में अगर देख लीजिए तो जापान भी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे, और जापान सभ्यता में भी काफ़ी आगे था। जापान की सभ्यता में काफ़ी आगे था, हमारा देश काफ़ी आगे था सभ्यता में। तो और जगहों पर ऐसे
आविष्कार क्यों नहीं हुआ, है ना? जबकि मतलब जो कहते हैं कि मस्तिष्क तो सभी के पास बराबर था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कारण ये था कि जितने भी आविष्कार यूरोपीय देशों में हुए वो उन सब की पृष्ठभूमि भारत में ही थी। उन्होंने मतलब जो उनका जो आधार था वह भारत में ही था। आज हमारे अगर आज आप प्राण देख लेंगे, जैसे जो रॉबर्ट ओपनहाइमर जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, वो स्वयं परमाणु बम के आविष्कार के लिए गीता से प्रेरित हुए थे, हमारी भगवद गीता उससे प्रेरित हुए थे। और उसके अलावा ऐसे कई और उदाहरण हैं, जैसे कि ब्रह्म पुराण में पैरेलल यूनिवर्स का एक उदाहरण मिलता है। जब पृथ्वी से एक राजा अपनी बेटी के लिए वर मांगने जाता है, तो वहाँ कुछ समय वो इंतज़ार करता है ब्रह्मा जी का, और वो कुछ समय मतलब जो कुछ एक आध घंटा जो ब्रह्मलोक में होता है, वो उस एक घंटे में वहाँ पर एक पहर में मान के चलिए कि वहाँ पर धरती पर सारे युग निकल चुके हैं। उसके बाद पृथ्वी की पुनः शुरुआत हो चुकी है। तो पैरेलल यूनिवर्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है वो, कि हमारे जो पुराण थे आज से हज़ारों वर्ष पूर्व से पैरेलल यूनिवर्स की अवधारणा मान रहे थे, है ना? तो ये सब जो ज्ञान है, मतलब जो खगोलीय हो या हमारा जो भौतिकी हो, रसायन शास्त्र का हो, चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, अन्य जो ग्रंथ हो, वराह मिहिर ने जो लिखे, जो आर्यभट्ट ने जो लिखे, आर्यभट्ट ने जो खोजें की, तो इन सब के बीच में आचार्य चाणक्य का, देखिए अब मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ, आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र कैसे पीछे रह जाता। उन्होंने आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया। आपको पता होगा कि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि दुनिया की सबसे पुरानी जासूसी संस्था वह भारत में ही स्थापित हुई थी। वह स्थापित किसने की थी? वह अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी। मतलब मैं कर रहा हूँ आज के समय के हिसाब से बात। आज के समय के हिसाब से जो दुनिया की सबसे पुरानी जो संस्था थी जासूसी, वह भारत में स्थापित हुई थी, अंग्रेज़ों ने ही स्थापित की थी। और मैं इसका कारण समझता हूँ कि उन्होंने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद ही इस तरह की जासूस संस्था की स्थापना की थी। अन्यथा आप इसके पहले के जितने भी आप युद्धों के बारे में वर्णन पढ़ेंगे, यूरोप में जो युद्ध हुए और उनके जो समीकरण थे, उसमें आप कहीं भी जासूस समीकरण नहीं पाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। जिस तरीके से जासूसों का वर्णन अर्थशास्त्र में आचार्य चाणक्य ने किया है, उस तरीके का वर्णन आप क्या कहते हैं उनके युद्धों में कभी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले जासूसी संस्था उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद क्या होता है कि भारत में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन एक ऐसा व्यक्ति करता है जो खुद अंग्रेज है, और अंग्रेजों का शासन खत्म करने के लिए अंग्रेज ने ही एक संस्था बनाई है। कितनी विरोधाभास वाली बात है। चलिए ठीक है, मान लिया एक बार वो कि अंग्रेजों का शासन खत्म करने के लिए अंग्रेज ने ही एक संस्था बनाई, एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का मकसद ये था, ये लोगों को ये बताया गया था कि मतलब आम लोगों को अपनी बात अंग्रेज़ों तक पहुंचाने का ये माध्यम होगा ये पार्टी। अंग्रेज़ों ने ऐसा बताया था कि जिससे क्या होगा कि हम लोगों के असंतोष को समझ पाएंगे और उसका निराकरण कर पाएंगे कानूनी तौर पर, या किसी भी, जैसे कहते हैं कि हम उनकी जो समस्याएं वो सुन पाएंगे, उनका निराकरण करेंगे। तो आप एक बार बताइए, जिन लोगों ने इस देश पर राज स्थापित किया हो छल से, बल से, है ना, तो उन लोगों के लिए, मतलब जिन्होंने लाखों लाशें बचा दी उन्होंने अपने राज को स्थापित करने के लिए, वो ये कह रहे हैं कि हम आपकी बात को सुनेंगे। मतलब ये कितना बड़ा अपने आप में विरोधाभास है कि कितनी बड़ी आयरनी है कि आप ये समझिए कि वो ये कह रहा है कि ना मैं आपकी बात को सुनूंगा, है ना, और आपके घर के लोगों को मानने के बाद, मतलब आपको विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो सीधी सी बात है कि कौन विश्वास करेगा। क्या होता है, ठीक है, चलिए फिर भी कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के कुछ नेता होते हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ जिस उद्देश्य के लिए, जो मुख्य उद्देश्य था, ये तो फेस कवर था कि हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन जिस मुख्य उद्देश्य के लिए कांग्रेस थी उसमें वो विफल होती जा रही थी। क्यों विफल होती जा रही थी? क्योंकि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे आ गए थे जो कि राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि हमारा राष्ट्रवाद क्या है, हमारे जो पुराण है, हमारी गीता है, वह क्या कहती है, वह धर्म के बारे में क्या कहती है ना।
हम हमारी जो संस्कृति है वो क्या है वाकई में, ठीक है। हमारी संस्कृति यह है कि कोई यदि हमसे प्रेम करता है, कोई हमसे प्रेम दिखाता है, कोई यदि हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए। हमें उनसे कोई अगर हमसे प्रेम दिखाता तो हमें भी उसको प्रेम दिखाना चाहिए, या जैसे कहते हैं कि आदर सत्कार जो होता है वो होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति या जो संस्था या जो भी सरकार है, यदि आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब जैसे कि सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आपके ऊपर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके घरों में काम करने वाले जो सेवक तक हैं, उनकी जान की कीमत वो 2 रुपये लगाते हैं अंग्रेज। तो आप समझिए कि उन लोगों के सामने आप अपनी बात लेकर के जा रहे हैं। मतलब ये कितना, मतलब इस बात पर तो कोई है ना, कोई भी बच्चा भी बिलीव नहीं करेगा, कि बच्चा विश्वास नहीं करेगा कि है ना ऐसा व्यक्ति जो आपके लोगों को मार रहा है, आप उसकी बात बिलीव करोगे, ठीक है, कि है ना हम आपकी बात सुनने के लिए आ रहे हैं, मतलब वो ऐसा कहेगा तो आप बिलीव कर लोगे। तो जब क्या कहते हैं कि जब इस तरीके की भावना लोगों में आने लगी, मतलब कि जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, जो कांग्रेस में थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अन्य और भी नेता थे जिन्होंने कांग्रेस में रह करके लोगों को जागृत करना शुरू किया। तो अब अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि हमारी जो नीति है वो काम कर नहीं रही है, ठीक है। 1900 से लेकर के 1910 का समय, 15 का समय ऐसा था कि जिस समय कई सारी राजनीतिक हत्याएं हुई, जिसमें अनुशीलन समिति, वीर सावरकर द्वारा के लेख पढ़कर प्रेरित होने वाले कुछ लोग, बाल गंगाधर तिलक के लेख पढ़कर प्रेरित होने वाले कुछ लोग, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की। उन्होंने लोगों में जागरण पैदा करना शुरू कर दिया, लोगों में किस तरीके से कि सीधे तरीके से नहीं तो फिर उल्टे तरीके से ही सही, मतलब आप हमारी क्या कहते हैं कि आपको हमारा देश छोड़कर जाना ही होगा किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, उससे कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए जो रास्ता ठीक होगा वो अपनाया जाएगा। इस तरह की सोच जो है हमारे भारतीय समाज में स्थापित हो रही थी। और उसी समय पर, मतलब 1916 या 17 के समय पर आप ये समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है और उसका एक ऐसा सत्याग्रह सफल हो जाता है जिसमें कि अंग्रेज़ों की एक लाठी तक नहीं चली। जिन अंग्रेज़ों ने 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिन अंग्रेज़ों ने छोटी छोटी बातों के लिए हज़ारों लोगों को मार दिया, मतलब उनके घरों में सेवक, जो काम करने वाले सेवक थे, अगर वो पंखा नहीं हिला पाते थे तो उनके पेट पर लात मारकर उनकी आंतड़ियाँ बाहर निकाल देते थे। ऐसे मतलब जैसे कहते हैं दैत्य विचारधारा वाले लोग, उन्होंने उस आंदोलन में सफल होने दिया बिना एक लाठी चलाए। ये बात क्या गले उतरती है? नहीं उतरती, हमारे तो नहीं उतरती, ठीक है। तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने उस व्यक्ति का आंदोलन सफल होने दिया, चंपारण सत्याग्रह, और वह सफल हुआ और उसके बाद वह पूरे देश में फेमस हो गया। किस लिए? कि बिना हिंसा के उसने एक आंदोलन सफल करवा लिया, उसने अंग्रेज़ों को हरा दिया। अब आप ये देखिए, सबसे बड़ी आयरनी ये देखिए कि अगले आने वाले 30 सालों में उसका कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ। आता है पहले साल में आंदोलन सफल होता है, पूरे देश में वो प्रसिद्ध हो जाता है, लोग उसकी बात मानने लगते हैं, लोग उसकी बात समझने लगते हैं, लोग उसको सुनने लगते हैं, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं आँख बंद करके। और उस व्यक्ति का आंदोलन फिर उसके बाद कभी सफल नहीं होता। उस व्यक्ति ने भगत सिंह का कभी साथ नहीं दिया। उस व्यक्ति ने अम्बेडकर ने कुछ कहा तो अम्बेडकर के विरोध में अनशन करने बैठ गया। सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए तो उनके विरोध में अनशन करने बैठ गया। लेकिन जब उसने कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, और बंटवारा जब होने गया तो वह अनशन तो करने गया, वो उपवास रखने नहीं बैठा वो व्यक्ति। मतलब ये आप समझिए कि देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, वो कितना बड़ा धोखा किया गया, और उसके बाद हमें ये बताया गया कि हमें आज़ादी उसी व्यक्ति ने दिलाई। और उस व्यक्ति के नाम पर आज भी लोग देश में लोगों को ठग रहे हैं।
तो आप बताइए कि आपकी साइकोलॉजी को उस समय भी मैनिपुलेट किया गया था, आज से 100 साल पहले, और आज भी मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर अभी बहुत लोग समझ चुके हैं, लेकिन अभी भी कई लोगों को इन डेप्थ में उस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी को मैनिपुलेट किया जाता है, और मैनिपुलेट करके अपने जो अर्थ हैं वो निकाले जाते हैं, जो भी हों, उनके जो भी इंटरेस्ट हों वो निकाले जाते हैं। राष्ट्र के हित में तो कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद उसके अलावा जैसे मैंने बात की कि जो शुरू के जो राष्ट्रवादी नेता थे कांग्रेस में 1906 1910 इस समय के आसपास, तो ये जो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, इन लोगों ने किस प्रकार से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी, वह यह था कि उन्होंने हमारे पुराणों का, हमारे शास्त्रों का उदाहरण देना शुरू किया था। जैसे किस तरीके से अर्जुन को समझाया था भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध करने के लिए। उन्होंने कहा था कि अर्जुन तुम हथियार उठाओ, तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है। इस तरीके से जब लोगों को जब उसी तरीके से बात समझ में आने लगी, और जब लोग उसी तरीके से समझने लगे, तभी उस आदमी की एंट्री होती है और वही कहता है अहिंसा परमो धर्म, और उसके आगे वो अहिंसा के आगे वो किसी चीज़ को नहीं मानता है। सामने वाला आपको गोली मार देगा, आप किस अहिंसा का उपयोग करोगे आपको बचाने के लिए? आप बताइए मुझे। अहिंसा का क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अंत तक युद्ध को टालने का प्रयास किया था, लेकिन जब आपके पास कोई चारा नहीं बचता है तो युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। इस संभावना को ही उसने नकार दिया कि आप अपने हक के लिए लड़ो मत, इसके लिए उसने आपको तैयार किया, उस व्यक्ति ने। और आज भी वही हो रहा है कि हम अपने हक को लड़ना तो छोड़, हम अपने हक को जानते भी नहीं हैं। सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बात को सुनने के लिए। 22 मिनट का वीडियो हुआ। आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, कृपया आप अवश्य मुझे बताइए। आप मुझे अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखिए। आप मुझसे सीधा संवाद कर सकते हैं, मतलब यूट्यूब जो कमेंट बॉक्स है, आप उसके थ्रू आप मुझसे सीधा संवाद कर सकते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का जैसे कि सुझाव वो आप दे सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।